मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। प्राइवेट नौकरी में इतनी ज्यादा आमदनी न होती थी कि खुलकर खुद पर या घर वालों पर लगाया जाए, मगर थोड़ी बहुत सहूलियत हम भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी शदीद गर्मियों में सब घर वालों की बुरी हालत देखकर घर में एसी लगवा लिया था। एसी लगने के बाद सब में सुकून फैल गया। एक ही बड़े कमरे में पूरा घर एसी लगाए सुकून से सोया रहता था। हम घर के कुल 5 सदस्य थे। मेरे पापा का बहुत पहले देहांत हो गया था, इसलिए घर में मेरे अलावा 2 छोटे बहन भाई, मेरी माँ और मेरी बीवी शामिल थे। मेरी मम्मी ने कमरे में कालीन डलवाकर जगह सेट कर दी थी। दिन भर मैं काम पर होता था और जब रात को लौटता तो मेरे बहन भाई और मम्मी कमरे में मौजूद होते और मेरी बीवी बाहर घर का काम कर रही होती थी। कुछ रोज मैंने यह सब खामोशी से देखा, मगर फिर मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे मेरी बीवी के साथ नाइंसाफी हो रही है। मेरे घर वाले खूब ठंडे कमरे में रहते थे और मेरी बीवी को बाहर गर्मी में अकेला छोड़ा हुआ होता था। हालांकि वो काफी कम उम्र लड़की थी, फिर भी बहुत अच्छे से सारा घर संभालती थी। मुझे हैरत थी कि हक और इंसाफ पर रहने वाली मेरी माँ इस मामले में इतनी नाइंसाफी क्यों कर रही थी। एक रोज मैंने अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को रोका और उससे कहा कि तुम दिन भर गर्मी में काम करती रहती हो, जब तक गर्मी ज्यादा हो तुम यहाँ ठंडे कमरे में रहा करो, वरना बीमार पड़ जाओगी। माँ के सामने ये सब बोलने का मेरा यही मकसद था कि उन्हें शर्मिंदा भी न करूं और सुना भी दूं कि मैं सब देख रहा हूँ और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मगर मैं तब हैरान रह गया जब मेरी बात के फौरन बाद मेरी माँ ने भी मेरी बीवी की कम अक्ली और जिद पर नाराज होना शुरू कर दिया और बोली कि यह ऐसे ही कम अकल है। जब एसी चलाकर कमरा ठंडा करते हैं तब यह उठकर सारे काम समेटने लगती है। अजीब इंसान है, इसे गर्मी भी नहीं लगती, बात नहीं सुनती, कान बंद किए काम करती रहती है, वगैरह वगैरह। मैंने अपनी बीवी को देखा तो वह खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। उसने मुझे या मेरी माँ को कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि वो इतनी कम बोलने या चुप रहने वाली लड़की नहीं थी। वह अच्छा खासा बोल लेती थी और मुझसे खूब बातें करती थी और अक्सर किसी न किसी बात पर बहस भी कर लेती थी। मेरी सास का देहांत कुछ साल पहले हुआ था, जिसकी वजह से शादी के बाद से मेरी बीवी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी और उन्हें अपनी माँ का दर्जा ही दे दी थी। मगर आज मेरी बीवी का यूं खामोश रहना मुझे खटका रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ को वह जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए उनके बोलने पर खामोश है। मैंने संजीदगी से अपनी बीवी को देखकर कहा कि आखिर इस जिद की वजह क्या है? क्या उसे किसी ने कमरे में आने से रोका है या उसे लगता है कि हमने एसी सिर्फ अपने लिए लगवाया है? मेरे सवाल पर वह बौखलाकर मुझे देखने लगी। मेरी माँ बिल्कुल चुप सी हो गई थी। यकीनन उन्हें मेरा पहला जुमला नागवार गुजरा था, मगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं अपनी बीवी की फिक्र में यह बात महसूस नहीं कर पाया था। मेरी सवालिया नजरें मुझ पर जमी देखकर मेरी बीवी नजरें चुराने लगी और उल्टे सीधे बहाने गढ़ने लगी। मेरे बार बार उससे पूछने पर मेरी अम्मा ने अचानक ऐसी बात कह दी कि मैं घबरा गया। वह मेरी बीवी से बोले कि अगर तुम्हें हम सबके साथ एक कमरे में सोना बुरा लगता है तो हम दूसरे कमरे में चले जाते हैं। अपनी माँ की बात से मैं परेशान हो गया और मेरी बीवी भी घबराकर उन्हें सफाई देने लगी। मगर हैरत की बात यह थी कि वह इतनी परेशान होने के बाद भी कमरे में सोने पर राजी नहीं हुई थी। मैं अपनी माँ को मनाने की गर्ज से बोला कि यह कमरा या फिर एसी सिर्फ मेरी बीवी का नहीं है। वह अगर नहीं सोना चाहती तो न सोए, मगर वह लोग यहीं सोएंगे। अम्मा ने खफा नजर मुझ पर डाली और मेरे बार बार मनाने पर मुस्कुरा दी। इस दौरान मेरी बीवी उठकर वहां से जा चुकी थी। अम्मा को मनाने के बाद मैं अपनी जगह पर लेटा तो मुझे बार बार अम्मा की बात याद आने लगी। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मेरी बीवी उन सब की वजह से कमरे में नहीं सोती? मुझे लगा कि शायद ऐसी कोई बात हुई होगी, तभी मेरी माँ ने उसका हवाला दिया। मेरा ख्याल न चाहते हुए भी अपने छोटे भाई की तरफ चला गया था। मेरा भाई भी जवान लड़का था। शायद मेरी बीवी मेरे भाई की वजह से कमरे में सोना ठीक नहीं समझती थी। मैं फिक्रमंद होने लगा। मैं दूसरा एसी या इतना ज्यादा बिल नहीं दे सकता था कि बीवी को अपने कमरे में दूसरा एसी लगवा देता। मैं परेशान से अपनी बीवी की रूटीन देख रहा था। मुझे यह देखकर हैरत हुई थी कि मेरी बीवी
और मेरे भाई की आपस में काफी दोस्ती थी। उनका हंसी मजाक भी चलता था और मेरा भाई अक्सर मेरी बहन से लड़ झगड़ कर मेरी बीवी के साथ ही लगा रहता था। मैं उलझ कर रह गया कि आखिर मेरी बीवी एसी वाले कमरे में सबके साथ क्यों नहीं सोती थी। मैं अक्सर जब किसी जरूरी कॉल वगैरह के लिए कमरे से निकलकर गैलरी की तरफ जाता, मुझे अक्सर दूसरे कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। मैं पहले तो इन आवाजों पर गौर करने की कोशिश करता, मगर फिर ऑफिस में काम बढ़ने की वजह से मैं घर में कम टिकता था और यूं मेरा ध्यान इन बातों से हट गया। एक रोज मैं रात को देर से घर आया और सीधा उसी कमरे में पहुंचा। मेरी बीवी रोजाना के मुताबिक वहां मौजूद नहीं थी और मेरा भाई भी कमरे से गायब था। मैंने कुछ देर कमरे में लेटकर रेस्ट किया, फिर चाय की सदी तलब होने पर उठ बैठा। मेरी माँ और बहन गहरी नींद में थी, इसलिए उन्हें उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा था। मैं कमरे से निकलकर दूसरे कमरे की तरफ बढ़ा ताकि अपनी बीवी को चाय का कह सकूं। तभी मुझे किचन में खटपट सी महसूस हुई। शायद मेरी बीवी अब भी किचन में काम कर रही थी। मैं किचन की तरफ बढ़ा तो वहाँ से हल्की हल्की बातों की आवाजें आने लगी। मैं हैरत से आगे बढ़कर किचन में झांका तो सामने का मंजर देखकर मुझे झटका लगा था। सामने मेरी बीवी और मेरा भाई मौजूद थे। मेरी बीवी मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से अपनी भीगी आंखें साफ करने लगी। मेरा भाई केतली में गरम गरम चाय निकालकर कप में डालने लगा, फिर अपना एक कप उठाकर किचन से निकल गया। मेरी बीवी मुझसे पूछने लगी कि अगर मैं चाय पीना चाहता हूँ तो दूसरा कप मैं ले लूं। उसकी आवाज में भी भारीपन पैदा हो रहा था। मैंने नहीं में सर हिलाया और आगे बढ़कर अपने लिए खुद चाय बनाने लगा। मेरी बीवी खामोशी से एक तरफ बैठकर चाय पीने लगी और मैं सोच में गुम खड़ा था। मैं उससे पूछना चाहता था कि रात के इस पहर अगर मेरे भाई के साथ किचन में अकेली खड़ी हो सकती है तो फिर एक कमरे में सोने में क्या दिक्कत थी, मगर मैं उससे फिलहाल कोई बात नहीं कर सका। मैं थका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बीवी की तबीयत ठीक नहीं है। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था और आंखें भी सुर्ख और भींग रही थी। अगर वह ठीक नहीं थी तो इस वक्त किचन में मेरे भाई के साथ क्यों मौजूद थी? उसे क्या मसला था? मगर मैं उस वक्त इतना थका हुआ था कि चाहकर भी उससे न कुछ पूछा और न बात की। और जब मैं चाय बन जाने पर सोचों से निकला तो चौंक गया। मेरी बीवी वहां से जा चुकी थी। मैं भी सर झटक कर चाय पीने लगा और फिर जाकर सो गया। इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे। मेरे दिमाग से यह बात नहीं निकल रही थी। मैं उलझ रहा था और अपनी बीवी से सबके सामने कमरे में न सोने की वजह जानना चाहता था, मगर बिजी होने के कारण यह बात मुमकिन नहीं हो सकी। और एक रोज मैं जब घर में आराम कर रहा था, अचानक बिजली चली गई। उस रोज मौसम काफी अच्छा हो रहा था। बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, इसलिए घर वालों की नींद पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। मगर मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मैं कमरे से निकला तो सामने हमारे कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद था। मुझे अपनी बीवी की बेवकूफी पर अब गुस्सा आने लगा। बाहर इतना अच्छा मौसम था और वह कमरा बंद की पड़ी थी। मुझे अपनी माँ की बात याद आई कि तुम्हारी बीवी हैरान कर देती है, उसे आखिर गर्मी क्यों नहीं लगती? यह अच्छे मौसमों में भी कमरा बंद किए पड़ी रहती है। मैं कदम बढ़ाकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाजा एक झटके से खोल दिया। मेरी बीवी हड़बड़ाकर सीधी होती हुई दरवाजे की तरफ देखने लगी। मेरे हाथ में मोबाइल था, जिसकी टॉर्च की रोशनी में मैं सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह गया था। मेरी बीवी घबराई हुई सी चादर में सिमट गई और मुझे लगा मैं अपने कदमों पर खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मेरी बीवी की हालत बहुत खराब हो रही थी। वो बंद कमरे में मोटी चादर में दुबकी पसीना पसीना हो रही थी और उसका चेहरा इतना सुर्ख था कि जैसे आग को छू लिया गया हो। वो पानी से भरी आंखें मुझ पर टिकाए हुई थी। मैंने आगे बढ़कर उसकी हालत की वजह पूछी तो जो उसने बताया वो मुझे गुमसुम कर गया था। मैं समझता था कि मैं बहुत ज्यादा परवाह वाला इंसान हूँ और मुझसे बढ़कर कोई एहसास वाला नहीं। उस रोज अपनी लापरवाही पर खुद शर्मिंदा सा हो गया था। मेरी बीवी बता रही थी कि उसे ठंडी हवाओं से एलर्जी है, जिसकी वजह से सख्त गर्मियों में भी उसे गर्म रहना पड़ता है। इसी तरह से वो ठीक रहती है और अगर उसे जरा से भी ठंडी हवा लग जाए उसे एलर्जी होने लगती है। और उस वक्त भी वह बंद कमरे में चीख चीख कर पागल हो रही थी और उसकी नाक निहायत सुर्ख और सूज रही थी। मुझे तब अचानक सारी बात समझ आई थी। वह कमरे में बंद रहकर अक्सर ऐसे ही छींक रही होती थी
और जब किसी की मौजूदगी महसूस कर लेती तो छींक की आवाज दबाने की कोशिश करती, जिसकी वजह से उसकी नाक और गला में खराश ज्यादा हो जाता था। मैं उन आवाजों पर अक्सर चौंक जाता था, मगर कभी मैंने अपनी बीवी से जाकर उसकी हालत नहीं पूछी थी। उसका एसी वाले कमरे में न सोना मुझे उलझा देता था और इसी उलझन में मैं हर वजह और हर शख्स से गुजरता रहा, मगर मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि शायद उसे कोई परेशानी हो, जिसकी वजह से वो मजबूरन गर्म दोपहरों में दूसरे कमरे में जलती पड़ी रहती है। मुझे याद आया कि उस रात भी मेरी बीवी की ऐसी कुछ हालत थी। जब मेरा भाई उसे गर्म चाय बनाकर दे रहा था, शायद वह भी मेरी बीवी की हालत से वाकिफ था, मगर एक मैं ही था जो अब तक अनजान रहा था। मेरी बीवी ने मेरे पूछने पर भी मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने हैरत से यह बात अपनी बीवी से पूछी तो वह शर्मिंदगी से सर झुका गई। शायद कोई वजह थी कि उसने मुझे अपनी हालत छुपाए रखी। मैंने उठकर पहले उसे दवा दी और गर्म पानी लाकर दिया, और जब उसे कुछ आराम आया तो मैंने सख्ती से उसे देखा और बोला कि अगर वो मुझे पहले यह बात बता देती तो मैं इलाज करवाता उसका। क्या मैं उसे इतना जालिम इंसान लगता था जो उसकी हालत की परवाह न करता? मेरी बात पर मेरी बीवी ने झिझक कर कहा कि मैंने इसलिए छुपाया ताकि कोई मुझसे परेशान न हो और मुझे अछूत समझकर सब मुझसे बचने की कोशिश न करेगी, और मैं आप सबको इस मुश्किल में डालना न चाहती थी। अपनी बीवी की बात पर मुझे झटका लगा था। मैं उस पर नाराज होने लगा कि वो हमें इतना जाहिल समझती थी कि अपनी परेशानी से अकेले लड़ती रही, मगर हम पर जाहिर न की कि मेरी बात पर दुखी होती हुई बोलेगी। वो अपनी माँ के साथ ऐसा होता देख चुकी है, इसलिए उसे लगा कि वह भी यह सब झेलेगी। तब उसने मुझे अपनी मरे हुए माँ का अतीत बताया तो मेरा दिल उदासी से भर गया और मैं गमजदा सा बैठा रह गया। वो बता रही थी कि मेरी माँ को भी ऐसे ही एलर्जी की शिकायत रहती थी। वह सारा दिन घर के काम करती और छींकती रहती थी। न उसका इलाज करवाया जाता, न ही वह परहेज कर पाती थी। उल्टा उसका बीमारी बढ़ा तो ससुराल वालों ने उसे बीमार और अछूत कहना शुरू कर दिया। मेरी दादी उनसे उलझन खाने लगी और हर वक्त खफा होती कि मेरी माँ खाने पीने की चीजों पर छींक फेंकती है। मेरी माँ की मजबूरी थी, वो पानी से भरी आंखें लिए काम करती थी। ससुराल में मौजूद नंदे और खुद उनके साथ काम करने को तैयार न थी, मगर मेरी माँ अकेले काम करती रहती थी, जिसका हल निकाला कि मेरे बाप ने मेरी माँ को सख्ती से अपने मुंह पर कपड़ा लपेट रखने की हिदायत दी ताकि छींक खाने की चीजों तक न पहुँचे। हर वक्त चेहरा पर कपड़ा लपेट कर रखने की वजह से मेरी माँ का चेहरा गर्मी से दानों में भरा रहता और वह बहुत परेशानी का शिकार रहती थी। घर के काम करने के बाद उन्हें किसी के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। वो अकेली पड़ी रहती और जहाँ वह जाती सब वहाँ से उठकर चले जाते कि उसकी बीमारी हमें भी लग जाएगी। शादी ब्याह या मिलना जुलना होता तब भी मेरी माँ को एक साइड पर कर दिया जाता कि इसकी वजह से सबका मिजाज खराब न हो जाए। मेरी माँ की एलर्जी बढ़ती जा रही थी। छींकते रहने से उनका गला खराश से भर गया और उनका खाना पीना मुहाल होता जा रहा था। उन्होंने जब मेरे बाप से कहा कि उनका इलाज करवाया जाए या दवा लाकर दी जाए तो मेरा बाप गुस्सा होने लगता और लड़ने लगता कि तुम जैसी बीमार औरत से शादी करके मैं जलील हो गया हूँ और लोगों से तुम्हें मिलवाने के काबिल भी नहीं रहा। मेरी माँ के दानों से भरे चेहरे से उलझन खाकर सब नागवारी से मुंह फेर लिया करते थे। घर में किसी को भी कभी सर्दी या जुकाम होता, उसका इल्जाम मेरी माँ पर धर दिया जाता था कि ये ही सबको बीमार कर रही है। गर्म पानी पी पी कर मेरी माँ का जिस्म हर वक्त तपीस में रहने लगा। वो चुप चुप कर अपनी सास और नंदों की जुकाम वाली दवाएं उठाकर खाती ताकि उन्हें आराम आ सके। मसला बढ़ते बढ़ते उनके दिमाग तक जा पहुंचा। उनका दिमाग कमजोर होने लगा और ऐसे उल्टे सीधे इलाज करने की वजह से एक रोज मेरी माँ ने गलत दवा ले ली, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत नाजुक हो गई। पहले तो उनकी हालत को ड्रामा समझकर नजरअंदाज किया गया, क्योंकि उस रोज घर में बड़े फूफा और उनके ससुराल वालों की दावत थी। मेरी दादी गुस्सा होने लगी कि मेरी माँ काम से बचने के लिए ऐसा कर रही है, मगर जब मेरी माँ उसी हालत में पड़ी रही तो बेशर्मी की हद पार करते हुए मेरी दादी और छोटी बुआ ने मुझे साथ लगाकर खुद मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी और साथ साथ मेरी माँ को भी बातें सुनाने लगी। मैं समझदार थी और अपनी माँ की हालत से बखूबी जानती थी। मेरा दिन उनकी हालत पर खून की आंसू रो रहा था। मुझे भी अपनी माँ की तरह कभी कभी एलर्जी की शिकायत हो जाती थी, मगर मुझे हर बार दादी दवा देकर ठीक कर देती और मैं वो दवा खोज खोज कर थक जाती, मगर मुझे कुछ समझ न आती थी कि आखिर वो कौन सी दवा थी जिससे मेरी दादी मेरा इलाज करती थी।
मैं वह दवा जानकर अपनी माँ का इलाज करना चाहती थी, मगर मैं नाकाम रही। उस रोज मेहमान आए तो पूरा घर मेहमानों के साथ लगा, हंसता खिलखिलाता रहा और मैं अपनी माँ के पास बैठी रोती रही थी, क्योंकि मेरी माँ अब बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी। मेरे बाप काम से लौटा तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने अपने बाप की मिन्नतें करते करते उनके सामने हाथ जोड़ लिए कि मेरी माँ का इलाज करवाएं ताकि वह बच जाएं। मेरे बाप मुझे तसल्ली देता मेरी माँ को अस्पताल ले गया और मैं घर बैठकर दुआएं करती रही। मुझे खौफ था मेरी माँ को कुछ हो न जाए। मेरी दादी मुझे तसल्ली देती, यही बोलती रही कि मेरी माँ ने ड्रामा किया है, वह जब आएगी तो बिल्कुल ठीक होगी। वो मुझे खाना खाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे हलक से निवाला नहीं उतर रहा था। मैं जानती थी मेरी माँ काम से बचने के ड्रामे नहीं करती थी। वो इतनी मुश्किल का शिकार रही, तब भी आंसू भरी आंखों के साथ काम करती रहती थी। और जब मैं अपनी दादी और बुआ पर गुस्सा होने लगती तो मेरी माँ मुस्कुराकर मुझे कहती थी कि ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं, सास अगर माँ बन जाए तो फिर उसे सास कौन मानेगा। यह बात मुझे ससुराल नामी घराने से बहुत डराती थी। मैं सारा वक्त डरती रहती और मेरा खौफ सच साबित हुआ। मेरा बाप जब वापस लौटा तो साथ एम्बुलेंस में मेरी माँ की लाश थी। वो अपनी एक आम सी एलर्जी से लड़ लड़कर मर चुकी थी। मेरी चीखों से पूरा घर गूंज उठा था। मेरी दादी और बुआ पहली बार चुप सी हो गई थी। मैं तड़प तड़प कर चीख रही थी। मुझे अपनी माँ की मौत से ज्यादा इस बात का गम था कि वह सिर्फ एक बीमारी की वजह से सारी उम्र जलील हुई, उसकी कदर नहीं की गई। और वह तब अस्पताल पहुंची जब मर चुकी थी। मेरा बाप सामने आया तो मैंने उनका गिरबान पकड़ लिया। मैंने चीख कर कहा कि वह सारी जिंदगी मेरी माँ को तंग होता देखते रहे और उनके बनाए खाने खाते रहे, मगर कभी इलाज करवाने की कोशिश नहीं की। मैं सवाल कर रही थी कि माँ बहनों का ख्याल रखने वाले मर्द अपनी बीवियों के लिए ऐसे पत्थर दिल क्यों हो जाते हैं। क्या बीवी इंसान नहीं होती, या फिर वह खरीदी हुई गुलाम या बेजान गुड़िया होती हैं जिसे बदतर हाल में रखकर सिर्फ अपना काम निकलवाया जाता है। मैंने मेहमानों का लिहाज भी नहीं किया था। माँ की ऐसी मौत ने मेरे होश छीन लिए थे। मेरे अल्फाज पर लोग हैरान होने लगे तो मेरी दादी और बुआ खींचकर मुझे कमरे में ले गईं और सबसे कहने लगी कि माँ की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। और यही सच था, मैं पागल हो चुकी थी। माँ के मरने के कुछ दिन बाद भी मैं हर वक्त ऐसी बातें करती और चीखती चिल्लाती थी। फिर रफ्ता रफ्ता मेरे गम ने गुमसुम सा कर दिया था। मैं एक कोने में चुपचाप बैठी रहती थी। मेरी एलर्जी भी अब बढ़ती जा रही थी। मेरे बाप ने परेशानी से मेरा इलाज करवाने की कोशिश की तो मैंने साफ इनकार कर दिया और उनसे बोली कि मैं अपनी माँ जैसी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ, ताकि उन्हें एहसास हो कि बेटियों पर गुजरे तो कैसा लगता है और बीवी भी किसी की बेटी होती है। मेरे घर वाले मेरी जिद और पागलपन से तंग आ गए थे और पहली फुर्सत में अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर कम उम्र में ही मुझे ब्याह दिया। मेरा बाप जब मैं अक्सर मैके जाऊं तो फिक्र से सवाल करता है कि सब मेरा ख्याल रखते हैं या नहीं। शादी के बाद मेरी सोच अपनी माँ वाली थी कि ससुराल बुरा होता है, मगर यहाँ जब सास ने माँ जैसा प्यार दिया और ननद बहन की तरफ बातें करती और ख्याल रखती, देवर भाइयों की तरफ फिक्र जाहिर करता, तो मेरी सोच बदलने लगी। मेरा नसीब अपनी माँ से अलग था, मगर अब भी मुझे खौफ था कि शायद सब इसलिए अच्छे कि मेरी एलर्जी के बारे में नहीं जानते। मुझे डर लगता था कि अगर मेरी एलर्जी की बात खुली तो मेरी माँ की तरह मुझे भी सबसे अलग थलग कर दिया जाएगा। मेरी बीवी अपनी बात सुनाकर अफसोसगी से सर झुका गई थी। मेरी आंखें अपनी सास के हाल पर नम हो गई। मुझे अपने घर वालों पर फक्र होने लगा। मेरे भाई को जब मेरी बीवी की हालत का पता चला तो वो उसका ख्याल रखने लगा था और दवा भी ला कर देता, और मेरी बीवी के खौफ पर उसने हम सब के सामने कोई बात नहीं की थी। मैं अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया। मेरी माँ और बहन को पता चला तो वह भी मेरी बीवी का ख्याल रखने लगी और पहले से बढ़कर ध्यान देने लगी। ठंडी हवाओं के चलते ही मेरी माँ को पहली फिक्र मेरी बीवी की होने लगती थी। मुझे खुशी थी कि हम बीमारी को जुर्म नहीं समझते। हमें अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर ही अंदर सहने के आदी होते हैं, चाहे रवैये हो या तकलीफ, वो किसी को खबर नहीं होने देते, और खबर हो जाए तो उन पर जिंदगी तंग कर दी जाती है। मेरी गुजारिश है कि अपनों को तकलीफ से बचाएं और उनका ख्याल रखें। उनकी बीमारी को उनका जुर्म न बनाएं। वह तो पहले ही तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, उस पर हमारे रवैये उन्हें बेमौत मार देते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइए। पसंद आई तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली नई कहानी के साथ।